यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स, धातुओं की अम्लों के साथ क्या क्रिया होती है। तो मेटल प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो धातुओं के लवण यहाँ पर प्राप्त होते हैं जब धातुओं की क्रिया अम्ल से करवाई जाती है। जैसे Mg प्लस H2SO4 तनु हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल से यहाँ पर क्रिया कराई गई तो MgSO4 प्लस H2 यहाँ पर हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से अन्य धातुओं की क्रिया आप देख रहे हैं। तो सभी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, परंतु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। इसका कारण है कि नाइट्रिक अम्ल एक तीव्र ऑक्सीकरण होने के कारण उत्पन्न हुए हाइड्रोजन को पानी में बदल देता है और स्वयं अपचयित होकर नाइट्रोजन का ऑक्साइड NaO बना लेता है। मैग्नीशियम एवं मैंगनीज बहुत ही तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर पाते हैं। धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया में निम्नलिखित क्रम पाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। मैग्नीशियम जो है वह धातुओं से तीव्रता से क्रिया करता है और आयरन अम्लों के साथ जो क्रिया होती है वह धीमी होती है। तो आप यहाँ घटते क्रम में देख रहे हैं, अभी वही क्रम में धातुओं के अम्लों के साथ क्रिया देख रहे हैं। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया नहीं करता, अपितु सांद्र अम्लों से क्रिया करता है। धातुओं के अम्लों से क्रिया को एक गतिविधि द्वारा समझा जा सकता है। तो एक गतिविधि भी यहाँ पर दी गई है। इस गतिविधि को आप देख सकते हैं। एक सूखी परख नली में 0.5 ग्राम मैग्नीशियम फाइल डालकर लगभग 10 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। परख नली में हो रहे परिवर्तन का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इस प्रक्रिया को ठीक इसी तरह एल्यूमिनियम फाइल, जिंक धातु एवं आयरन के बुरादे के साथ दोहराएं। इन अवलोकनों की तुलना पिछले अवलोकन से कीजिए। एक दूसरी परख नली में 0.5 ग्राम कॉपर की छीलन लेकर पहले इस पर 0.5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। देखिए क्या होता है, शायद कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा गया है, जो कि निम्नानुसार है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो धातुओं को उनकी क्रिया करने के घटते क्रम में रखते हुए जो सारणी बनाई गई है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अत्यंत क्रियाशील धातुएं कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है, उससे कम क्रियाशील धातु सोडियम होती है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन और कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। जो अंत में गोल्ड होता है वह सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। तो इस सक्रियता श्रेणी को आप अवश्य याद करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो सक्रिय धातु है वह पोटेशियम है और सोडियम है। यह धातुएं खुले में रखने पर वायु से क्रिया कर लेती हैं, नमी से क्रिया कर लेती हैं, जबकि गोल्ड स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए यहाँ पर ट्रिक भी दी गई है। जैसे कटरीना ने कार मांगी आल्टो, जेन, फरारी। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो कटरीना अर्थात के ने Na, कार Ca, मांगी Mg, आल्टो Al, जेन जिंक और फरारी Fe। तो यह क्रम आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। कटरीना ने कार मांगी आल्टो, जेन, फरारी। तो यह एक ट्रिक दी गई है सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए। यहाँ हम देखेंगे जब धातुएं एवं अधातुएं क्रिया करती हैं तो वह क्यों क्रिया करती हैं, किस लिए उन्हें क्रिया करने की आवश्यकता होती है। तो नीचे आप देखें तत्वों की अभिक्रियाशीलता उनके संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति ही होती है। इस तत्व को हम कुछ उत्कृष्ट गैसों एवं धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान में रखकर समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया गया उत्कृष्ट गैस हैं धातुएं और अधातुएं। तो किसी भी तत्व के परमाणु के आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि अष्टक पूरा करना होता है, उन्हें जो अंतिम कोष होता है या अंतिम कक्षा होती है, उस अष्टक को पूरा करने के लिए धातुएं किसी अन्य धातुओं से क्रिया करती हैं, अन्य परमाणु से क्रिया करती हैं। यहाँ आप देखें कोषों में संख्या दी गई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं परमाणु संख्या दी गई है और इलेक्ट्रॉन विन्यास दिया गया है। अब आप अंतिम कक्षा देखें। जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वह धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, और यदि इनकी संयोजकता प्रदर्शित हो रही है, अंतिम जो कक्षा है उसमें अष्टक पूरा नहीं है, तो धातुएं क्रियाशील होती हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो किसी भी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर उनकी सक्रियता श्रेणी को देखा जा सकता है। और विस्तार से सक्रियता को हम समझते हैं। सभी तत्वों की प्रवृत्ति स्थायी अष्टक प्राप्त करने की रहती है। सारणी में हम देख सकते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर एवं अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश तथा धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेश प्राप्त करती हैं। विपरीत आवेश होने के कारण धातु एवं अधातु परस्पर आकर्षित होकर मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर विपरीत आयनों वाले समुच्चय का निर्माण करते हैं।
धातु के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अधातु में इलेक्ट्रॉन अष्टक को पूर्ण करने के लिए हो जाता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिकों के गुण भी हम यहाँ पर देखें तो ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है, जल में घुलनशील होते हैं और जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे खनिज की परिभाषा देखें। खनिज शब्द का अर्थ होता है खान से उत्पन्न। इसे अंग्रेजी में मिनरल कहा जाता है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। अयस्क, जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक तथा सुविधापूर्वक प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। और गैंग, अयस्क में उपस्थित अनैच्छिक भाग कहलाता है गैंग, अर्थात धातुओं का परिष्करण करते समय जो अशुद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। तो यहाँ आप देखें जैसे धातुएं लोहा, लोहा में अयस्क, लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3 Fe3O4, यह ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम या बॉक्साइट इसका अयस्क है और सूत्र आप यहाँ देखें बॉक्साइट का। तांबा, इसका अयस्क है क्यूप्राइट, सूत्र भी यहाँ दिया है। मैग्नीशियम, इसका अयस्क है डोलोमाइट और सूत्र है MgCO3.CaCO3। तांबा, इसका जो अयस्क कॉपर गिलास है। लोहा आयरन पायराइट है और कैल्शियम का जिप्सम है जिसका सूत्र है CaSO4.2H2O, सल्फेट के रूप में यह प्राप्त होता है। अब धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण कितने प्रकार से किया जाता है? तो विद्युत अपघटन, कार्बन के उपयोग से अपचयन और प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति, यह हमने देखे धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित कुछ बिंदु। अब यहाँ अयस्क से कैसे धातुएं प्राप्त की जाती हैं? तो अयस्क का पहले सांद्रण किया जाता है। सांद्रण के पश्चात 3 प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं। उच्च अभिक्रियाशीलता धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशीलता धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, गलत धातु का विद्युत अपघटन और फिर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, कार्बोनेट अयस्क निष्ठापन और सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है। धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, पर धातु में अपचयन होता है और धातु का शोधन होता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, सल्फाइड अयस्क का भर्जन होता है पर धातु प्राप्त होती है, धातु का परिष्करण किया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रगलन किसे कहते हैं। तो निस्तापन और भर्जन के बाद प्राप्त अयस्क में अपचायक पदार्थ जैसे एंथ्रेसाइट, कोक एवं उचित गालक मिलाकर उसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। इस तरह उच्च ताप पर निस्तापित और भर्जित अयस्क को गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। गालक क्या होता है? तो वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अधात्री या अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और परिणाम स्वरूप गलनीय धातुमल बनाता है। इस धातुमल का घनत्व कम होता है, अर्थात यह बहुत हल्का होता है, इसलिए यह धातुमल या गलत धातु पर तैरता रहता है। हम देखते हैं धातु का संक्षारण क्या है। तो जब धातु वातावरण की नमी, ऑक्सीजन गैसों या अन्य रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो इसे संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहे का संक्षारण। जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर भूरे रंग की परत या जंग बन जाती है। जंग कैसे बनती है? यहाँ आप देखें Fe+O2 + H2O = Fe2O3.XH2O, यह जंग होती है। तांबे पर हरी परत कॉपर ऑक्साइड होती है और नमी से क्रिया करके ये तांबे पर हरी परत का निर्माण होता है। संक्षारण के कारण कौन कौन से हैं? तो वायुमंडलीय आर्द्रता या नमी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अम्लीय वर्षा। संक्षारण से बचाव के उपाय भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उपाय देखें आप। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाना, जैसे बाल्टी या टंकी आदि पर। रंगाई या पेंटिंग, धातु की सतह पर रंग की परत लगाना ताकि हवा और नमी ना पहुंचे। तेल या ग्रीस लगाना, मशीनों के भागों को घर्षण व नमी से बचाने के लिए। विद्युत अभिरक्षण या कैथोडिक प्रोटेक्शन, मुख्य धातु को कम सक्रिय धातु से जोड़कर सुरक्षा देना। मिश्र धातु बनाना, जंग प्रतिरोधी मिश्र धातु जैसे स्टेनलेस स्टील बनाना। और एनोडिक कोटिंग, एल्यूमिनियम आदि पर ऑक्साइड परत चढ़ाना। यह संक्षारण के बचाव के उपाय हैं। और आगे देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु की विद्युत रूप से कोटिंग करना, जैसे चांदी, क्रोमियम आदि। मिश्र धातु क्या है? तो 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है। इन धातुओं को आयरन में मिला देने से आयरन का संक्षारण क्षमता बढ़ जाती है। कार्बन को आयरन के साथ मिला देने से आयरन की कठोरता तथा शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं मिश्र धातुओं पर आधारित टेबल भी यहाँ पर दी गई। जैसे पीतल, कौन कौन सी घटक धातुएं होती हैं, मुख्य अनुपात क्या होता है और इनके उपयोग क्या हैं, इन्हें आप अवश्य देखें। मिश्र धातु के नाम, घटक धातुएं और अनुपात और उपयोग। तो यहाँ आप देखें मिश्र धातु बनाने से धातुओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
तो आप यह टेबल अवश्य लिख लें, इसे तैयार कर लें, क्योंकि इनमें से भी कुछ प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। अंत में हम देखते हैं दैनिक जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन में उपयोगी होने वाले कुछ रासायनिक पदार्थ हैं। यह पदार्थ आपको याद होने चाहिए, इनके जो सूत्र हैं वह भी आप याद कर लें, जैसे नमक NaCl, पानी H2O, शक्कर C12 H22O11 और साबुन C17 H35 COONA, सिरका CH3COOH, बेकिंग सोडा NaSCO3, धोने का सोडा Na2CO3 और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। यह दैनिक जीवन में संबंधित कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनका उपयोग आप हमेशा करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा जो धातु और अधातु आपका चैप्टर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।